नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। दोस्तों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं कलम के जादूगर कहे जाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह का एक और रेखा चित्र बैजू मामा। दोस्तों, अपने संग्रह माटी की मूर्तें के विषय में बेनीपुरी जी ने कहा है, मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं हैं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र है। जानता हूँ कला के उन पर पच्ची कारीगी है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि राग रंग के मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। उन्होंने कहा है, मैं डरता हूँ कि सोने चांदी के इस युग में मेरी माटी की मूर्तें कैसे पूजी जाती हैं, किंतु इधर इनमें जो कुछ प्रकाश आया है, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आँखों पर लिया। यह मेरी कलम की कला का करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसी का परिणाम है। कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य मैं प्राप्त कर सकूं। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यह कथन अपने रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्ति के बारे में है। बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है, जिसमें 12 रेखा चित्र हैं। उन्हीं में से एक रेखा चित्र संग्रह है बैजू मामा। तो आइए सुनते हैं। आज भी मेरा ख्याल है, अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी से पुराने कैदी, बॉर्डर या ज़्यादातर से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी 1-2 कहानी वह ज़रूर सुनाएगा। बैजू मामा पटना जेल की एक खास चीज़ है। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। 1930, 32, 37, 38, 40 जब मैं पटना जेल में गया हूँ तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं। उनसे बातें की है, खूब हंसा हूँ और हर बार उनकी हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया है। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हुए हैं, तभी आपने सोचा होगा कि यह कोई मामूली कैदी है, दामूली कैदी है, खून करके आया है या डाका डालने आया है या कोई शोहदा जानकार है या कम से कम आदतन अपराधी तो ज़रूर है। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी अपराधों का खंडन करना चाहता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं भी आप उनके खूंखार या मुजरिम होने को नहीं पा पाएंगे। तो भी वह जेल में है और 30 वर्षों से, कैसा आश्चर्य है यह। हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिसमें आज तक 1 से ज़्यादा 2 साल की जेल होती है। बस जो ही छूटकर जाते हैं उसी अपराध को दोहराते हैं और फिर आ जाते हैं सज़ा खाने के लिए। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे ज़रूर वह पक्के चोर होंगे, उन्होंने गैंग बना लिया होगा, बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे, जैसा कि जेल में 1-2 बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कोर्ट के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं है। बैजू मामा एक अजीब चोर हैं। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके हैं, लेकिन अभी तक 30 रुपए की वह एक बार की चोरी कभी नहीं पा सके। नहीं तो उनके ही कथनानुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, सिंघन के लहंडे नहीं, हंसन के नहीं पाँत, लालन के नहीं बोरियाँ, साधु न चले जमात। उन्होंने आज तक कोई भी जमात नहीं बनाई, तो वह क्या सचमुच के साधु हैं? छी छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के मैं साधु समाज को कौन सा मुंह दिखला सकूँगा? मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों की सुख सुविधा का खास ख्याल होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया। एक दिन मैं अस्पताल की ही छोटी सी बगीचे में छोटे से आम के पेड़ के नीचे बैठा कलम घिस रहा था। देखा एक बूढ़ा मरीज कम्बल ओढ़े सो रहा है। वह धीरे धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ फूल की क्यारियों में बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कम्बल के नीचे से एक खुरपी निकालकर वह धीरे धीरे उधर उगाई घास की निकौनी करने लगा। थोड़ी ही देर में निकौनी कर पाया होगा कि अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और निकौनी करते देख बोला, मामा तुम इस बार मर के ही रहोगे। बूढ़ा कैदी सिपटा गया, खुरपी छोड़ दी, कंबल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के 2 शब्द कहे, माफ़ करना भैया, दवा दे दो।
दवा दूँ खाक? दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला जो खुरपी लेकर यहाँ बैठे? जाए भाड़ में यह बगीचा। है क्या कहते हो? देखते नहीं 4 दिन मैं बीमार रहा तो इतनी घास फूस उगाई है। मामू तू कैदी है या सरकार का बैल? पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं? मेंट भैया तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यानाश हो, हाकिमी का भी सत्यानाश हो, लेकिन प्यारे मैं क्या करूं, मुझसे बैठा नहीं जाता, ना इन फूलों की दुर्गति देखी जाती है। माफ़ करना, दवा दे दो। उफ, जाड़ा बहुत लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, ऐसे आंसू जो जबरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेट की आंखें भी डबडबाई। तुम इस बार मरोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दे दी। हाथ में कंपन से कुछ दवा उसकी ठुड्डी पर गिर गई, कुछ गले के नीचे गई। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठ नहीं रह सका और कम्बल वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर बाद वह फिर उठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधों को हसरत भरी निगाह से देखा और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चला। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। 60 साल की उम्र, तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल एक सफ़ेद, लेकिन इस बीमारी में भी वह पैर डगमगा रहे हैं, तब भी तनकर जा रहा है जैसे कोई नौजवान हो। स्वभावतः मैं उस कैदी को आकृष्ट हुआ। वह बैजू मामा थे, इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूँ कहिए तमाम पटना जेल के मामा। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगाड़ते रहते। मैं उन्हें कई बसई बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्क़त देखता रहता। जब वह थक जाते मेरे पास आ जाते। न वह बीड़ी पीते हैं न खैनी खाते हैं। मैं उनका क्या स्वागत करता। जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायाब चीज़ों से है। खैर, वह मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझे सूरज और गहनी बाबा के हाल चाल पूछते थे। मैं धीरे धीरे उसकी राम कहानी जानने की कोशिश करता, धीरे धीरे, क्योंकि देखा बैजू मामा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते हैं। साधारण मुर्जिमों की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर, जब बड़ी खोद खाद करो तब भी कुछ कहते शर्माते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ ही डाली। बैजू मामा इस पटना जेल के बाढ़ सब डिवीज़न के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपए का कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था कि उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते भी। गंगा पार कर बैल की कई पेठियों में गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उनका कोई खास रखवाल नहीं करते हैं। पटना ज़िले में ऐसा नहीं होता। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू क्यों ना इनमें से एक बैल रात को खोल ले चलो और गंगा पार कर ले जाओ। यह बात उन्हें भा गई। बैल भी हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, खेती भी निप जाएगी, कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा बैल मोल लिया है। बस हल्दी लगी न फिटकरी, रंग भी चोखा हुए। एक रात एक गांव में से एक अच्छा बैल खोल वह चलते पड़े गंगा जी की ओर। जिस समय बैल खोलने गए उस समय तो हाथ ही कांप रहे थे। अब जब दिन हो आया उनका समूचा शरीर कांप रहा था, जैसे कपकपी लग गई हो। ठीक से पैर नहीं उठते थे। जितने लोग देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में हैं। हर आंख मानो उन्हीं को घूर रही थी, हर उंगली मानो उन्हीं की ओर इशारा कर रही हो, हर कानाफूसी उन्हीं की बात चल रही हो। दिन ढलने पर वह एक देहाती सराय में पहुँचे। उनकी नस नस ढीली पड़ गई। भूख और थकावट से अलग परेशान बैल को एक पेड़ से बांध दुकानदार से लोटा डोरी ले कुएं पर गए। हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धो ही रहे थे कि देखा एक दफादार उस दुकान पर आकर बैठ गया। क्या मेरी ही तलाश में आए हैं? क्यों ना मैं बैल को छोड़कर भाग चलूं, तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा। क्या मुझसे भागा जाएगा? फिर ऐसा बैल इस जिंदगी में क्या नसीब हो सकेगा? नहीं नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर दुकान पर आए। दुकान से 2 पैसे के चने लिए। मुंह में रखते थे चने और पेट फूल रहा था लावा। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, इसलिए जब चना खा रहे थे दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और बाद में बैल की चर्चा आई। बीच में ही दफादार ने पूछ लिया, यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है। बीच में कितने में खरीदा? यह सवाल और बैजू मामा कह रहे थे
सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वफादार कूद कर इन्हें पकड़ चुका था। चोट्टा कहीं का, यह बैल 40 रुपए का है? वजीदपुर की पेठिया में कहीं बुध को लगती है। बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा दी। सजा काट कर निकले तो फिर कौन सा मुँह दिखाने घर जाते। बस में कलंक लगाया। बैजू मामा, आप कौन जात हैं? मैंने अचरज में आकर पूछा, क्योंकि उनका चेहरा बताता था कि किसी अच्छे घर के हैं। इस सवाल पर वे घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए ना, दुसाध लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा हो, आखिर आप हैं कौन सी जात? दुसाध तो आप नहीं हो सकते। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न से उठे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और सघन हो गई। चोर का क्या नाम धाम या जात पात? चोर हूँ बस। तो क्या आप यह नाम भी नहीं जानते हैं? अचरज से उनकी आंखें जैसे चमक गई हों। झट बोले, यह आपने कैसे जाना कि मेरा नाम बैजू नहीं है? बाबू, आप जरूर कोई मंत्र जानते हैं। आखिर बैजू मामा ने अपना नाम भी बताया और गांव भी, जात भी बताई, घर का पूरा हाल भी बताया। मैंने पूछा, खैर यह जो कुछ हुआ, लेकिन आप जनेऊ क्यों नहीं पहनती? बामन छत्री का यही चिन्ह होता है। मेरे इस प्रश्न से जैसे उन्हें दूसरी ठेस लगी। कातर स्वर में बोले, अब तो मैं भ्रष्ट हो ही गया हूँ, तो जनेऊ को क्यों भ्रष्ट करूँ बाबू? यही एक अपराध क्या कम है जो दूसरा भी करूं? उनके इस जवाब पर मैंने बताना चाहा कि जेल में जो छुआछूत होती है उससे जात नहीं जाती। जनेऊ आपको जरूर पहने रखना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मैं जेल की बात नहीं करता, बाहर जो नशा पानी करना पड़ता है। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया। भराई आवाज में बोले, हाय बाबू, आप कितने भोले हो। क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बनना पड़ता है। मुझे पता चला कि उनके घर में अब भी गिरस्ती होती है, अच्छी गिरस्ती होती है। भाई मर चुके हैं, 2 भतीजे हैं, उनके बाल बच्चे हैं। बैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए, इस बात को छोड़िए, गंगा स्नान करके अपने घर पे चलिए, भतीजों से सारी बात कहिए, उनके साथ रहिए। बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए। जेल में मरिएगा तो मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफ़ी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, क्या कहूँ बाबू, कई बार यही सोचा है कि जेल से छूटने पर घर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते पैर बंध जाते हैं। सोचता हूँ खाली हाथ घर कैसे जाऊँ। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, लेकिन उनकी बहुएं तो पराए घर की बेटियां ठहरी। कहेंगी, ये बूढ़ा कहाँ से आ टपका। कुछ लेकर जाऊं तो वह भी समझे कि आखिर कुछ लाया है। कम से कम एक गाय खरीद कर ही ले चलूं। यह गाय 30 में तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ये रुपए आवे कहाँ से? चोर हूँ, क्यों ना एक आध हाथ और मार लूं। किंतु जब जब ऐसा किया तब रुपए पूरे हो गए और पकड़ा गया। उफ, 30 रुपए, 30 रुपए में बैल और 30 रुपए में गाय, और इसी 30 रुपए में एक जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के अजीब गोरख धंधे में फंस गया है। तभी बैजू मामा बोल उठे, एक बात और है बाबू, जब जब बाहर आता हूँ तो इधर उधर देखने सुनने में दिन कट जाता है, लेकिन जो ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ, मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह सब पेड़ मैंने ही लगाए हैं, इनके पौधे मैंने ही रोपे, पानी दिया है, निकौनी की है। आज ये कितने छीनदार हो गए हैं, और इन बेलों, गुलाबों, गेंदों, कंदीलों में कितना आनंद है। इसी बैजू मामा बाबू ने, जब बाहर होता हूँ रात में ये सब के सब मुझे पुकारते हैं। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती हूँ। हाय उस आम की टहनी को ना कोई मरोड़ दे, उस नीम को लोग दातून करके ना सुखा दे। ये बेलें और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निकाय के कहीं बर्बाद न हो जाए। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? जो सब बातें मेरी बगल में बैठकर कह रहा, क्या यह सचमुच चोर है? क्या उसकी ऐसी भोली भाली बातें हुआ करती हैं? और क्या उसे ऐसे ही काम होते हैं जितना पेड़ पौधे इनकी तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं? क्या इतना कोई आदमी भी प्राप्त कर सकता है? अरे, और बैजू मामा, अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को ज़रूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने यह कहा कि देखो बैजू मामा, चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक दौड़ाई। उनके दांत जो 30 बरसों से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे घिस गए थे, जिनमें टूटे एक भी नहीं, चमक पड़े। अरे मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो, कहकर उन्होंने इधर उधर की बातें कह मुझे बहला दिया।
एक बार संयोग ऐसा हुआ कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के दिन आ पड़ी, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। जेल में पकवान, लेकिन आप ताज्जुब न करें, जहाँ भात में भुस्सी मिली होती है, रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं, तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, वहाँ पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए। लेकिन पकवान भी फिर भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर भुने गेहूं के आटे के पके पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर, ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कम पानी नहीं ला देते हैं। महीनों से इनकी प्रतीक्षा की जाती है। बैजू मामा की जीभ भी इसकी कल्पना से कम लार नहीं टपकाती थी। खबर मिली उसी होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली है। अरे ये क्या गजब हुआ। बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत गिड़गिड़ाकर आरजू मिन्नतें की, किसी तरह जेल के बाबू से कहकर उनकी रिहाई की तारीख एक और दिन बढ़ा दो। लेकिन जमादार साहब पहले समझा कर फिर डांट कर कहे, ऐसा नहीं हो सकता। रिहाई का दिन पहुंचा, गेट पर लाए गए। उन्होंने देखा पुए बनाने के लिए तेल और कड़ाह भीतर जा रहे हैं। पकवान के इन सामानों को देख उनकी आंखें छलछला गई। जेलर साहब का ध्यान बैजू मामा की ओर आकृष्ट हुआ। भला उनको कौन नहीं पहचानता, जेलर साहब ने समझा। शायद ये आंसू आनंद के या पश्चाताप के हैं। कह बैठे, क्यों बैजू, अब तो फिर नहीं आओगे ना? हाँ हाँ मत आना, अब तुम बूढ़े हुए। उनका यह कहना था कि बैजू मामा की आंखें सावन भादों की तरह उमड़ आई। बाबू मेरी तकदीर फूट गई। जेलर साहब, शरीफ मुसलमान जेलर साहब यह सुनकर घबरा गए। क्या बात हुई, क्या हुआ बताओ बैजू, कोई गमी की खबर आई है क्या? वह भी मन ही मन सोचने लगे। बैजू मामा बोले, हजूर आप इसमें क्या हाथ, मेरी ही तकदीर फूट गई। अरे क्या हुआ बैजू, जेलर ने उत्सुकता से कहा। हाय सरकार, जब तेल और कढ़ा भीतर जा रहे हैं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। भरे बरत के दिन मैं निकाला जा रहा हूँ। वह आगे ना बोल सके। इधर जेलर साहब ठठाकर हंस पड़े। अपनी जेब से 1 रुपया निकाल बैजू मामा को देते हुए बोले, जाओ बाजार में इससे पूड़ी खरीद कर खा लेना, और इन चांदी के चमचम टुकड़ों को जरा भी मोह कर उनके मन में क्या होने लगा। रुपया ले जेलर बाबू के पैर पर रख दिया और 1 दिन के लिए और जेल में रखे जाने की विनती की। जेलर साहब ने इस बार अपनी असमर्थता दिखाई। रुपया बार बार आग्रह करने पर नहीं लेकर धोती के खूंट से बांध आंसू पोंछ बैजू मामा बाहर आ गए। बाहर चारों ओर होली का हुड़दंग मचा हुआ था। रंग अमीर उड़ रहा था, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे उनका सत्तू खरीद कर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अनमनस्क से घूमते रहे। शाम को स्टेशन के माल गोदाम के सामने जाकर लेट रहे और कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बंधे जोड़े बैल को खोल कर ले गए। गाड़ीवान दिन भर के धूम धड़क्के में कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सुध न रही। अब बैजू मामा क्या करे, वह खुद चिल्लाकर कहने लगे, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ़ सा सोया है। अरे चोर तेरे बैल लिए जा रहे हैं। बैल, यह शब्द कान में पड़ते ही गाड़ीवान उठ बैठा। जिस ओर से आवाज़ आई थी उसी ओर दौड़ते हुए देखा। बैजू मामा ने भागने का बहाना किया और वह पकड़ लिए गए। कुछ घुस खाए, रात भर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर। जेल भर में हल्ला हो गया, बैजू मामा आ गए। किंतु बैजू मामा तो जल्द आकर मेट से मिले और कहा, पुए रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंस रहा था। बैजू मामा उससे कह रहे थे, एक पुए मेरे लिए ज़रूर चुरा कर रख लेना, कल मैं आऊँगा ज़रूर। बैजू मामा अपने ज़रूर को ज़रूर ही सार्थक करेंगे, इसकी उम्मीद मैट को नहीं थी। ज्यों ही मैट ने कहा, पुए कहाँ रखे हैं, बैजू मामा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उफ, इसी पुए के चलते उसने गाड़ीवान के उतने गुस्से बैल मैंने बर्दाश्त कर लिए। रात भर हाजत में पुए का ही सपना देखता रहा। मेट भाई मुद्दा, हाय री तकदीर। अब मेट की आंखें छलछलाए। उसने जो पुए अपने लिए बचाकर चुरा कर रखे थे उन्हें लाकर मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काठ से कड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर कर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नरम और नमकीन होते जा रहे थे। इस बार वह किस तरह जेल आए वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा इस तरह जेल आए कि उन्होंने निश्चय किया कि 30 रुपये किसी न किसी तरह जमा करेंगे और उन्हीं रुपयों से एक गाय खरीदकर अपने भतीजों के पास जाएंगे। गाय की डोर पकड़े वह लगभग 30 वर्षों के बाद अपने गांव में घुसेंगे तो गांव कैसा दिख पड़ेगा। लोग उन्हें पहचानेंगे भी नहीं, किसी तरह अपना परिचय देंगे आदि की कल्पना से विभोर होते हुए जेल के बाहर आए। शुरू में मालूम हुआ कि इस बार तकदीर पक्ष में है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था, इसीलिए छोटी छोटी चोरियाँ
30 रुपए के लिए शुरू की। एक होटल से 2 लोटे उड़ाए, 2 रुपए में बेच दिए। एक मंदिर के हाथे में से 2 कंबल मार दिए, 3 रुपए में बेच दिए। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से 1 बोरे लाल मिर्च का किया, उन्हें नगद 12 रुपए मिल गया। बैजू मामा के पास 21 रुपए थे, सिर्फ 9 रुपए की ही कमी थे। मिर्च की चोरी सबसे अच्छी। एक दिन जब वह शहर के बाहर शौच जा रहे थे तो उन्होंने खेतों में लाल मिर्च लगे देखे। जाने कौन शहर की चोरी में किस दिन पकड़ा जाऊं, तो क्यों ना रात में मिर्च के खेत में पहुंचूं और थोड़ा थोड़ा मिर्च तोड़कर बेचता जाऊं। यही 10, 12, 15 दिन लगेंगे, लेकिन खतरे में तो महफूज न रहूंगा। ऐसा सोच वह प्रतिदिन रात मिर्च के खेत में जाती और एक झोला मिर्च ले आते बाजार में किसान की तरह बेचती। धीरे धीरे उनके पास 26 रुपए हो गए, सिर्फ 4 रुपए की कमी। मंजिल निकट आते ही पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसी रफ्तार में तेजी आ जाती है। एक दिन बैजू मामा इतने मिर्चे तोड़ लाए कि 1.25 रुपए मिल गया। 2.25 रुपए की कमी रह गई। 3, हाय 3 कितनी बुरी संख्या। उस रात मामा जब खेत पहुंचे तो इन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि यह क्या हो रहा है, उनकी खेती उजड़ रही है। कई दिनों से वह घुक्की लगाए थे कि आज चोर को उन्होंने देख लिया और दौड़े। मामा भागे भीतों की ओर, उन्हें एक अकल सूझ गई। जब जितने मिर्चे तोड़े थे सब झटपट अगल बगल में फेंक दिया और इस तरह बैठ गए जैसे वह सोच से निवृत्त हो रहे हैं। चारों ओर से घेरे हुए लोग यह बोलते नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लाऊं। मामा खड़े हो गए। धोती इस तरह किए हुए थे जैसे सोच से उठे। मन ही मन सोच रहे थे शायद बच गया कि उस समय खेत की बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी दपादप रोशनी में उनके बगल में बिखरे हुए मिर्च दिखाई पड़े। बाबू डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था मुझसे, मामा ने हंसते हुए कहा। अब क्या, चोरी साफ साफ पकड़ ली गई। मामा फिर थाने में हाजिर किए गए और वही हवालात, फिर वही बाढ़ का छोटा जेल और मजिस्ट्रेट की अदालत। लेकिन इस बार विशेषता यह हुई कि किसी पुलिस को पता लग गया कि मामा पुराने मुजरिम हैं। फलतः उसने उन पर सेशन चलान की तैयारी की। नौजवान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली। दरोगा ने गालियां देते हुए कहा, बूढ़े इस बार तुम्हें 5 साल की चक्की पीसनी होगी। सेशन जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा नाही करते रहे, झूठ बोलते रहे। भला हाँ, एक अर्ज की। सुनते हैं हुजूर, 25 साल नौकरी करने पर अपने नौकर को पेंशन देती है सरकार। हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पेंशन पाएंगे। मैं तो 30 साल तक जेल में रहकर सरकार का काम करता रहा। दुहाई सरकार धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलर साहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब से पूछिए, बैजू मामा बिना काम किए रोटी नहीं खा सकता। अब 30 साल की इस गाढ़ी मेहनत के बाद हुजूर, क्या इस बूढ़े को पेंशन का भी हक नहीं? दुहाई हुजूर, दुहाई माँ बाप की, आप निशान कीजिए, हुजूर से निसाफ न मिलेगा। यह बूढ़ा और कहाँ जाएगा। यह अजीब दलील थी, किंतु दिल पर इनका असर भले ही हो, दिमाग क्या असर ला सकता था। और जज साहब तो बंधा है कानून की किताब से। उस कानून की किताब के अनुसार सजा के लिए जो जरूरी बातें चाहिए वो सब हाजिर। चश्मदीद गवाहियाँ, अपराध की स्वीकृत। फिर वही किताब जज को यह हक कहाँ देती है कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी की कृतियों में परिस्थितियाँ कहाँ तक हैं, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे भी उम्र देने और अपराध को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। बेचारे बूढ़े थे, सहृदय थे, लेकिन उन्हें किताब रोटी दे रही थी, इस बुढ़ापे में आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी। उसकी उपेक्षा वह कैसे करती। हाँ, उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसलिए अपने इंसाफ पर बार बार रहम का मुलम्मत चढ़ाने से वह नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई। तो इस तरह आपने सुना रामरक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र बैजू मामा। आशा करती हूँ यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।